हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल अब पढ़ाई पे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के 7वें लेक्चर की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण की। हमारी टीम से आप पहले ही मिल चुके हो। अब इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। कुछ हमने शुरू कर रखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अंदर हमने टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5 टाइप पढ़ लिए थे। जिसमें पहला हमने फ्यूजन, फिर रीजनरेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर बडिंग और फिर पढ़ा था हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उन सब की बात हमने कंप्लीट कर ली थी। 5-5, 6-6, 10-10 मिनट के वीडियो हैं, आप वो पूरे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, लेक्चर हम शुरू करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। देखो यहां वर्ड में लिखा हुआ है कि हम इसमें निर्माण करेंगे स्पोर का। तो हम सबसे पहले स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये स्पोर क्या करेगा? रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, क्योंकि हम पढ़ वही टॉपिक रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि किसके अंदर स्पोर का निर्माण होता है। तो ये होता है राइजोपस में। किसमें होता है? राइजोपस में। अब राइजोपस क्या होता है? राइजोपस एक फंजाई होती है। क्या होती है? फंजाई, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसमें होता है? राइजोपस में होता है, जो एक फंजाई है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसको ब्रेड मोल्ड भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्रेड में क्या होता है कि ये धागेनुमा संरचनाएं बना लेते हैं। अभी जब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर समझेंगे तब आपको उस वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसकी प्लांट बॉडी होती है उसकी बात कर लेते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। तो जो ये स्पोर फॉर्मेशन के लिए हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, या हम राइजोपस की स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में राइजोपस कैसे स्पोर फॉर्मेशन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है उसकी बात करेंगे। तो राइजोपस की जो अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक धागेनुमा संरचना होती है। इस प्रकार से आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम भी दिया हुआ है कि सब धागेनुमा संरचनाएं हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये तो पता ही है कि एक सेल नहीं बनाएंगे, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये तो अंडरस्टूड की बात है। यहाँ पे और देखो, यहाँ पे ये इसकी प्लांट बॉडी होगी। पर ये जो मैं प्लांट बॉडी बना रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं हाइफा या हाइफी, अगर एक वचन होगा तो हाइफी या हाइफा। तो अगर मैं ये प्लांट बॉडी बना रहा हूं जिसमें मैंने ये सारे हाइपा बनाए हैं, ये धागेनुमा संरचनाएं हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार से बना दो आप कैसे भी, ये सब क्या है? ये राइजोपस ही है। पर ये भाग जो हाइपा वाला भाग है, ये रिप्रोडक्शन के अंदर भाग नहीं लेता। किसमें भाग नहीं लेता? रिप्रोडक्शन के अंदर भाग नहीं लेता। तो भाई जब ये रिप्रोडक्शन में भाग ही नहीं लेता, जनन में भाग ही नहीं लेता, तो हमने बनाए क्यों? हमारा काम का ही नहीं है फिर तो ये। नहीं, काम का है। यहां से ही, इसकी प्लांट बॉडी से ही एक धागेनुमा संरचना और निकलती है, जो इसी की तरह होती है, पर उसके ऊपर क्या होगा? एक गोलेनुमा संरचना होगी। क्या होगी? गोलेनुमा संरचना होगी, या इसको हम बोलते हैं बोब। क्या बोलते हैं? बोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या बनेंगे? हमारे स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। तो बात समझ में आई कि जो हाइपी है, जो हाइपा है या हाइफी है, वो रिप्रोडक्टिव भाग नहीं है, पर वहां से एक धागेनुमा संरचना और निकलती है वर्टिकली, और वो क्या बनाती है? अपने ऊपर एक बॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक गोलीनुमा संरचना बनाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। तो भाई प्लांट में ये हाइपी है और ये अलग स्ट्रक्चर है। तो अगर मान लो हमें कोई राइजोपस की बॉडी दे दे और हमें पूछ ले कि इसके अंदर हाइपी कौन सी है, तो हम बोल देंगे ये है, ये है। पर वो तो ऐसे पूछेगा ना, एग्जामिनर रहेगा, वो तो ऐसे पूछेगा कि स्ट्रक्चर बताओ, उसका नाम बताओ। तो हम इसका नाम इसी के नाम से है। स्पोर बना रहा है, स्पोर बना रहा है या बीजाणु बना रहा है। हिंदी में बीजाणु क्या बना रहा है? बीजाणु बना रहा है। तो इसको बोल देते हैं हम स्पोरेंजिया। रेंजिया, या इसको बोल देते हैं बीजाणु धानी। धानी मतलब जिसके अंदर रहते हैं। क्या रहते हैं? बीजाणु। तो नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर बीजाणु रहते हैं या जिसके अंदर स्पोर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। अब ये स्पोर यहां पे बन गए। तो हमें राइजोपस के अंदर ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी कि हमें स्पोर बनाने पड़े?
भाई स्पोर बनाए हमने तो ये जरूरत ही क्यों पड़ी, हम इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं उनके द्वारा रिप्रोडक्शन कर लेते। तो स्पोर बनाया होगा हमने तो कोई तो वजह रही होगी, तो हम वही वजह जान लेते हैं और या ये जान लेते हैं कि इन स्पोर्स को बनाने का फायदा क्या है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। मेनली जो इसका टाइप पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि स्पोर जो बनाए उस स्पोर बनाने का फायदा क्या है। तो क्या फायदा होगा स्पोर बनाने का, सुनना। ये जो स्पोर बने ये क्या होते हैं, थिक वॉल होती है। क्या होती है, थिक वॉल होती है या मोटी भित्ति होती है। मोटी भित्ति होती है। मोटी भित्ति होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये मान लो ये स्पोर था, इसके ऊपर ये मोटी भित्ति है, इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर एडवर्स कंडीशन रहेंगी, विपरीत परिस्थितियां रहेंगी, तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये जिंदा रह पाएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी क्या रह पाएगा, ये जिंदा रह पाएगा। अब ये विपरीत परिस्थितियों में जिंदा है, अब जैसे ही इसको कोई मॉइस्ट सरफेस मिलेगी, क्या मिलेगी, मॉइस्ट सरफेस या नमी युक्त स्थान मिलेगा जहां पे ये ग्रो कर सकता है, तो जैसे ही मिला ये यहां से ग्रो करेगा और ग्रो करके क्या बना लेगा, नया प्लांट। देखो दागिनुमा संरचनाएं फिर बना ली इसने, तो इसने क्या बना लिया, नया ही प्लांट बॉडी बना ली और उसके बाद में फिर ग्रो कर देगा। तो यही स्पोर बनाने का फायदा है कि हम उससे बहुत दिनों तक राइजोपस जिंदा रह जाता है और फिर से जैसे ही उसे सही कंडीशन मिलती है या मॉइस्ट सरफेस मिलती है तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को ग्रो करके नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है। तो ये मेन जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है। इसके अलावा पूरा टॉपिक भी पूछ लेगा कि स्पोर फॉर्मेशन को समझाइए, तो वो आप समझा सकते हो, उसकी प्लांट बॉडी समझा सकते हो, एग्जाम्पल पूछ लेगा, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। चलो इसके बाद में हम अगले लेक्चर में बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जय हिंद, जय भारत।